कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस एजुकेशन राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं टारगेट सीरीज हमारी जो है, और इस टारगेट सीरीज में हम हिंदी कंपलसरी जो है अपनी, उस हिंदी कंपलसरी यानी अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की जो 7 दिन में कंप्लीट कोर्स का हम कर रहे हैं रिवीजन। ये जो हमारी 7 डेज में कंप्लीट कोर्स के रिवीजन की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा में, एमसीक्यूज टाइप के 12 प्रश्न आपके एमसीक्यूज के पूछे जाएंगे अलग अलग भागों से, हिंदी की गद्य भाग से, पद्य भाग से, वितान से, साथ ही साथ जो आपका इसका जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो भाग है वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो प्रश्न अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले ये हमारा आज का जो पार्ट है, इससे पहले हमने आपका जो पहला प्रश्न आएगा, उस पहले प्रश्न में जो अपठित गद्यांश आएगा उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। ये जो अपठित गद्यांश है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। पूरा का पूरा ये जो पैटर्न है आपका एग्जाम का, ये रहने वाला है। इसके बाद एक आएगा अपठित पद्यांश, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो हमने पहले ही आपको डाल दिए हैं। उसके बाद हमने आपका जो पत्र एवं प्रारूप लेखन जो है उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। डे बाइज डे हम आगे चल रहे हैं और ये 7 दिन की टोटल जो सीरीज रही है इसमें ये सारी चीजें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो रहेगा आपका जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, ये भी जो हम पहले कर चुके हैं, और आज जो हम करेंगे वो रहेगा हमारा तीसरा जो प्रश्न है। इस तीसरे प्रश्न से हम आगे वाला जो पार्ट रहेगा उसको हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पर। इस बार आपके परीक्षा में 12 प्रश्न रहेंगे, और ये जो 12 प्रश्न हैं ये आपकी किताब में से आएंगे। अब की बार, पिछली बार जो आपका अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश होता था उसी में से 6-6 प्रश्न पूछे जाते थे, 12 प्रश्न, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज है। तो देखो पहला प्रश्न यहाँ पे तीसरा रहेगा कि निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है एडॉप्ट का पारिभाषिक शब्द बताइए। वैसे मैं बता दूं आपको, ये जो पारिभाषिक शब्द जो है आपका, ये पारिभाषिक शब्द आपके रिक्त स्थान में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये या तो आएंगे रिक्त स्थान वाला जो आपका पोर्शन रहेगा, जो 6 प्रश्न रिक्त स्थान के रहेंगे उसमें से 4 दूसरे आपके व्याकरण वाले भाग से पूछे जाएंगे, और 2 प्रश्न आपके जो है ये वाले वो उसमें जा सकते हैं। तो रिक्त स्थान में आपको पूछा जाएगा एडॉप्ट का पारिभाषिक शब्द होता है, रिक्त स्थान होता है, तो वहां पर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वहां जा सकते हैं, और बाकी 12 प्रश्न रहेंगे आपके इसमें। अब देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एडॉप्ट का मतलब क्या है, अपनाना, जाना, पहनना या उठना। तो एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को अपनाना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। ये जो पीडीएफ है ये आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है, जैसे कि हम रोज आपको वहां पर पीडीएफ शेयर करते हैं, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला हमारा नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है एग्री का पारिभाषिक शब्द बताइए। 2 प्रश्न आएंगे आपके पारिभाषिक के। एग्री, तो एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो ऑप्शन है देखो, असहमत होना, मुकर जाना, सहमत होना या उठना। तो यह है सहमत होना। ऑप्शन रहेगा इसका सी, स ऑप्शन राइट रहेगा। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अब हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि जन संचार माध्यमों में एवं समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका कौन निभाता है। ये जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम का जो अपना अपना जो बुक है उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपके इसमें से पूछे जाएंगे, तो आपको बताना है कि इसमें द्वारपाल की भूमिका कौन निभाता है। ऑप्शन है पत्रकार, ऑप्शन है संपादक, ऑप्शन स है पाठक, और ऑप्शन द है दर्शक। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, संपादक। जो एडिटर होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, वो मेन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हर चीज को, हर खबर को जो है उसकी पुष्टि करेगा। तो राइट आंसर रहेगा संपादक, है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटर। ये देखो पारिभाषिक शब्दावली में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है कि टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
टीवी पर जो खबरें प्रसारित होती है उसमें विजुअल है, नेट है, बाइट है या उपर्युक्त सभी है? तो देखो टीवी पे जो खबरें प्रसारित होती है उसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ये तीनों ही चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि हमारा जो अभिव्यक्ति और माध्यम है इसमें जो 4 माध्यम है उसमें से टीवी जो है ना, टेलीविजन, इस टेलीविजन पर समाचार प्रसारित जो होते हैं इसके 7 जो है वो 7 इसके विभिन्न चरण होते हैं। तो 7 चरण जो हैं इन्हें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। हम आगे जो नेक्स्ट हमारी जो अगली जो वीडियो सीरीज रहेगी उसमें हम इसको देखेंगे। अभी इसको फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, बीच में टॉपिक में नहीं चढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मेरा घर तो हिमालय है वाक्य में शब्द शक्ति प्रकट हुई है। आपको बताना है कौन सी शब्द शक्ति है। अभिधा, अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा है, व्यंजना है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा मेरा घर तो हिमालय है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है मतलब मेरा घर हिमालय है, मतलब हिमालय तो हो नहीं सकता लेकिन उसका घर हिमालय पर है, तो हिमालय पर है, तो राइट आंसर रहेगा लक्षणा शब्द शक्ति। 3 जो शब्द शक्ति है उसमें पहली तो है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है कि जो शब्द कोई शब्द जो होता है उसका अगर सीधा अर्थ हमें, उसका मुख्य अर्थ अगर हमें जो है वो उसका निकल रहा है तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति होती है ना। इसके अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति, जहां लक्षणों के आधार पर हमें किसी शब्द का अर्थ ग्रहण करना पड़े तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और इसका जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ होता है। और एक तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। अलग अलग लोगों के लिए एक ही वाक्य का अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और नेक्स्ट तीसरा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय में उपमान की आशंका हो, मतलब एक सादृश्यता ऐसी होती है कि पता नहीं चल पाता कि उपमेय है या उपमान है। तो सादृश्यता के कारण यानी समानता के कारण जहां उपमेय में उपमान की आशंका उत्पन्न हो जाए और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो विद्यार्थियों वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति हो जाती है कि ये उपमान है कि ये उपमान है, ये उपमेय है कि ये उपमेय है। तो समानता होती है दोनों में, उस सादृश्यता के कारण उपमान की आशंका हो जाती है उपमेय में और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पर होती है भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास के लेखक कौन है? जूझ जो अपनी कहानी है जिसमें आपने देखा होगा लेखक विद्यालय जाता है, वहां पर एक दोस्त बनाता है और फिर धीरे धीरे वो कवि बन जाता है। तो इस कहानी के लेखक कौन है? आनंद यादव, श्याम मनोहर जोशी, ओम थानवी या रामचंद्र शुक्ल? तो राइट आंसर रहेगा आनंद यादव जो है वो इस पाठ के लेखक हैं। जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, यशोधर बाबू किसके आदर्शों पर चलते थे? माता पिता के आदर्श, महात्मा गांधी के आदर्श, कृष्णानंद पांडे के आदर्श या फिर मेनन के आदर्श? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन स, कृष्णानंद पांडे के आदर्श। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 9वां कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो आदर्श समाज किसे माना है? ऑप्शन ए के स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए वो हमारा समाज, समता पर आधारित होना चाहिए, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। मतलब ऐसा समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समानता हो, जिसमें भ्रातृत्व हो, तो ऐसा समाज जो है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें आदर्श समाज माना है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लुट्टन सिंह के दोनों लड़कों के लिए क्या घोषणा की गई थी? जब वो दरबार में थे, जब वो राजा साहब के यहाँ पर थे और वहीं पर वो दोनों पहलवान दिनों दिन कुश्ती लड़ करके पहलवानी जो है वो सीख रहे थे, तो उस समय क्या घोषणा हुई थी? दरबार की भावी पहलवान या फिर दरबार के भावी मंत्री, दरबार के भावी सेनापति या दरबार के भावी कोषाध्यक्ष? तो वहां पर यह घोषणा हुई थी बच्चों कि ये दोनों जो
है ना ये दरबार के की नहीं है, दरबार के भावी पहलवान बनेंगे, ये घोषणा कर दी थी। लेकिन आपको याद होगा कि जैसे ही राजा साहब के बाद में युवराज ने जब गद्दी संभाली तो युवराज ने गद्दी संभालते ही इन तीनों की वहां से कर दी भाई छुट्टी, और वहां पर फिर उन्होंने जो है वो घुड़दौड़ को इसके स्थान पर शामिल कर लिया था। बच्चों ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना इसकी पीडीएफ मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज हाय हेलो लिख करके करोगे तो हमारी जितनी भी लिंक्स हैं वो आपको वहाँ पे सारी लिंक्स मिल जाएगी। उस लिंक्स पे क्लिक करके आप हमारे सारे जो वीडियोस हैं पीडीएफ हैं वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक बने हुए हैं, हमारे ऐप के लिंक हैं, वेबसाइट के लिंक हैं, वो सारे लिंक आपको मिलेंगे। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम करो चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप करो, नंबर है 9079622989, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, जहां पर हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं आपको, हिंदी कंपलसरी का, हिंदी साहित्य का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे कोर्सेज वहां पे मिल जाएंगे। और कोर्सेज जो है ना आपको इस ऐप में मिलेंगे, एजुकेशन राइज। और इस ऐप में, एजुकेशन राइज ऐप में जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो कोर्स बनाए हैं उस कोर्स में आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर में कंप्लीट नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में आपको, वहीं पर उसी नोट्स का आपको वीडियो मिलेगा, उसमें आपको एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। हाँ, इसके अलावा हमने मॉडल टेस्ट पेपर्स भी बनाए हैं। मॉडल पेपर जैसे आप ये जो पूरा पेपर देख रहे हो ये बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, तो ऐसे 10 मॉडल पेपर्स हमने सब्जेक्ट वाइज तैयार किए हुए हैं। और ये मॉडल जो पेपर्स हैं 10 ये मॉडल पेपर्स भी आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, इसी ऐप में। और हम ये 10 मॉडल पेपर्स आपको मात्र 29 रुपीज में अवेलेबल करा रहे हैं, ओनली 29 रुपए में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों 11वां प्रश्न है कि जीजी के दृष्टिकोण में त्याग क्या है। आपको याद होगा कि जीजी जब लेखक ने मना किया कि मैं आज जो है वो कोई भी काम नहीं करूंगा, ये तुम्हारा जो दान पुण्य का काम था, हर काम दीदी जो है वो लेखक से करवाती थी। तो जब लेखक ने मना किया और लेखक ने कहा कि ये जो पानी जो है तुम ढोल रहे हो ये एक प्रकार से व्यर्थ जाता है, फिजूल खर्ची है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी की बर्बादी है। तो दीदी ने तब कहा था कि बर्बादी नहीं बल्कि ये त्याग है। और जीजी के दृष्टिकोण में त्याग क्या है? ऑप्शन 1 है करोड़ों रुपए दान करना, ऑप्शन 2 है कि अपनी जरूरत त्याग कर मानव के लिए कुछ देना, ऑप्शन है तीसरा है कि ईश्वर के लिए प्रसाद चढ़ाना या भ्रष्टाचार करके दान देना। तो देखो बच्चों, जीजी ने कहा था कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी आपको भी जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर अपनी उस जरूरत होने के बावजूद भी आप वो चीज अगर किसी दूसरे को दे देते हो उसके उपयोग के लिए, तो वो चीज जो है वो त्याग कहलाती है। तो यहां पर रहेगा कि अपनी जरूरत त्याग करके उस मानव के लिए उस चीज को दे देना त्याग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न 12वां, रुबैया क्या है? आपको याद होगा फिराक गोरखपुरी साहब की जो रुबैया हमारे सिलेबस में है ये क्या है? रुबैया गरबिला है, रुबैया एक प्रकार का रौब है, रुबैया फारसी और उर्दू का एक छंद है, या फिर एक प्रकार की रोमानियत है। तो बच्चों ये उर्दू फारसी मिश्रित, उर्दू और फारसी भाषा का मिश्रित एक छंद होता है, जैसे हिंदी के हमारे छंद होते हैं। आपने कई सारे छंद जो पढ़े होंगे अपना सिलेबस में, हिंदी साहित्य के सिलेबस में छंद है। तो इसी प्रकार का उर्दू फारसी भाषा मिश्रित जो छंद बनाए जाते हैं वो रुबैया कहलाते हैं। और इनके लेखक हैं फिराक गोरखपुरी साहब, है ना, फिराक गोरखपुरी साहब, जो अपनी सिलेबस में हमने पढ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो वैसे तो 12 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे 12 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन जो 2 प्रश्न है ना अपने पारिभाषिक शब्दावली के, वो 2 प्रश्न अगर रिक्त स्थान में चले जाते हैं तो फिर आपने यहाँ पे 12 प्रश्न रहेंगे। तो हमने देखो ये जो यहाँ पे 14 प्रश्न टोटल लिए हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा रहेगा, वैसे आपके 12 प्रश्न ही रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि माने जाते हैं?
आपके सामने है ऑप्शन 1 ज्ञान मार्ग की शाखा, ऑप्शन 2 है प्रेम मार्ग की शाखा, ऑप्शन 3 है राम भक्ति शाखा और ऑप्शन 4 है कृष्ण भक्ति शाखा। बच्चों मैं ये जो प्रश्न है ना ये आपको इस तरीके से याद करा देता हूं कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वैसे मैं बता दूं कि हम जो भी चैप्टर्स आपके जो सब्जेक्ट है ना वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश, हिंदी सारे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 100% नंबर प्राप्त करना। 100% टारगेट लेकर के अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप 95, 96, 98, 99 और 100 नंबर प्राप्त करेंगे। देखो अगर बात करें हम तुलसीदास की, तो मैं तुलसीदास के साथ साथ आपको बाकी सारी चीजें वो भी याद करा देता हूं। भक्ति आंदोलन आपने नाम सुना होगा बच्चों, ये जो भक्ति आंदोलन था, इस भक्ति काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। ये है सगुण भक्ति और दूसरा है भाई निर्गुण भक्ति। तो ये है निर्गुण भक्ति। अब ये जो सगुण भक्ति है, इस सगुण भक्ति में क्या होता था कि ईश्वर के किसी रूप को, ईश्वर के किसी आकार को आधार मान करके भक्ति आराधना की जाती थी, वो सगुण भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि ईश्वर के निराकार रूप को आधार मान करके जो है वो भक्ति की जाती थी। वहां पे ईश्वर का कोई रूप, कोई मूर्ति, कोई आकार, कोई ऐसी चीज नहीं होती थी। ये जो सगुण भक्ति है इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। सगुण भक्ति को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है राम भक्ति शाखा, एक तो है राम भक्ति शाखा और दूसरी है हमारी कृष्ण भक्ति शाखा। ये है कृष्ण भक्ति शाखा। और इसी तरीके से जो हमारी निर्गुण भक्ति शाखा है इसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है ज्ञान मार्गी शाखा, एक है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी है बच्चों प्रेम मार्गी शाखा। ये है प्रेम मार्गी शाखा। अब बात करते हैं राम भक्ति शाखा की। जिन कवियों ने, जिन संतों ने भगवान राम को अपना आराध्य मान करके साहित्य की रचना करी है, साहित्य का सृजन किया है, वो सभी संत और भक्त लोग जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। और इसी राम भक्ति शाखा में आते हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास जी जो है ना ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो ये हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जहां तक कृष्ण भक्ति शाखा की बात है, जहां तक कृष्ण भक्ति शाखा की बात है तो इसमें आते हैं सूरदास। तो सूरदास जी जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसी तरीके से ज्ञान मार्गी शाखा की अगर बात करें तो यहां पर कबीर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कबीर जो है ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि माने जाते हैं। और प्रेम मार्गी शाखा में हम लेते हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर जो है वो जायसी जो है ये प्रतिनिधि संत कवि महात्मा माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये भक्ति आंदोलन, अगर प्रश्न बनता है कि तुलसीदास निम्न में से किस शाखा के कवि माने जाते हैं, तो बच्चों राम भक्ति शाखा के। अगर यहीं पर प्रश्न आता है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के। अगर प्रश्न आता है कि कबीर किस भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तो कबीर का रहेगा भाई यहाँ पे ज्ञान मार्गी शाखा। और अगर मलिक मोहम्मद जायसी, आपने इनकी रचना पद्मावत सुनी होगी, पद्मावत आपने उस कुछ पद पढ़े होंगे, तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। इस पद्मावत में उन्होंने रतन सेन और पद्मावती जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी है उसके प्रेम का वर्णन किया है। तो ये प्रेम मार्गी शाखा है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को ये बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों बादल राग। बादल राग कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल राग कविता जो रची है उसमें बसंत ऋतु का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, वर्षा ऋतु का वर्णन है या सर्दी की ऋतु का वर्णन है? तो बच्चों राइट आंसर रहेगा बसंत, उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है ना। वर्षा की बात करिए, बारिश आएगी, बादल आएंगे, बादल बरसेंगे, गरजेंगे, तो नया सृजन होगा। और इसलिए बादलों को क्रांति का दूत भी माना है ना। क्रांति करने के लिए आह्वान किया जाता है बादलों का।
तो ये हमारे आज के जो क्वेश्चंस थे, हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जो एमसीक्यूज टाइप के आपके आएंगे इसमें। अब हमारे जो पीछे जो बचा हुआ भाग रहा है हिंदी कंपलसरी के टोटल जो 7 दिन के कोर्स के रिवीजन का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा आपको। तो अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई आपका प्रश्न हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाता हूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइव क्लास रहेगी शाम को 8:30 बजे, जरूर ज्वाइन करिएगा। और इसके अलावा जो कंप्लीट हमारे सारे जो कोर्सेज हैं वो हमारे ऐप में मिलेंगे आपको। मैंने नाम बता दिया, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है बच्चों। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस एजुकेशन राइज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर आपने नोट कर लिया होगा 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।